सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5,000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाई। केंद्र, रेलवे और राज्य सरकार को दिया नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन केस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा ऐसे तो कोई सर्जिकल दस्ताने पहन महिला से छेड़छाड़ करेगा तो सजा न पाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार, उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देने का है आरोप। 20 सालों में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का अटपटा बयान, कहा बाढ़ दैविक प्रकोप, पीड़ितों से नहीं करूंगा मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, गरीबों के नाम पर राशन में जारी गड़बड़ी से था परेशान। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया हैंड ग्रेनेड, राजनाथ सिंह ने सौंपा सेना को 1 लाख गोला बारूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के भीतर 3 आतंकवादियों को किया ढेर। देश की जनगणना में जाति के आधार पर गिनती की मांग लिए विपक्षी और क्षेत्रीय नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जाति की जनगणना एक ऐतिहासिक गरीब समर्थक उपाय होगा। बीजेपी सरकार के ऐसा नहीं करने से ही देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था लगभग 2000 साल पहले की है। ये देखा गया है कि देश में ब्राह्मणों या पुजारियों की जाति हमेशा उच्च रही है, जबकि दलितों, जिन्हें अछूत माना जाता रहा है, और आदिवासियों को इंडियन कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखा जाता है। इनके अलावा भी कई सारी जातियां हैं जिनका ठीक ठाक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जातियों को लेकर ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर जाति जनगणना की जरूरतों से अवगत कराया है। इस दल में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा और पीएम ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। नीतीश ने कहा कि पीएम से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ही पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब जानवरों, पेड़ पौधों की गिनती होती है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, और जब जनगणना ही नहीं होगी तो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेंगी। विपक्षी दल तो जाति जनगणना की मांग कर ही रहे हैं। बीजेपी के ही गठबंधन सहयोगी और कई बीजेपी सांसद भी इसके पक्ष में हैं। समझा जाता है कि इसको लेकर मोदी सरकार पर काफी दबाव है। बकौल नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में 10 दलों के नेता शामिल हुए। देश में निचली और मध्यम जातियों का एक समूह है जिनके बारे में माना जाता है कि वे आबादी का लगभग 52% है, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की जनगणना जो हर 10 साल में होती है, में हमेशा दलितों और आदिवासियों की आबादी दर्ज की जाती है, लेकिन इसमें कभी भी ओबीसी की गिनती नहीं की गई। अब भाजपा के सहयोगी दलों समेत कई राजनीतिक दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और ओबीसी की गिनती अनिवार्य रूप से किए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे पहले ही इनकार कर चुकी है। सत्ताधारी भाजपा ने कहा है कि वे नीति के आधार पर जाति की गणना नहीं करेंगे। अब सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराने के पक्ष में क्यों नहीं है। इस पर जानकार बताते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ऐसे किसी पहलू को छूने से बच रही है जिससे चुनाव में पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो, खासकर ऐसे दौर में जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि ग्राम परिषद के चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। इनमें भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जाति तो और भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर जाति के आधार पर गणना होती है तो इससे वोटों में दरार पैदा हो सकती है, जबकि इसी चीज को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सालों से जतन किए हैं और कामयाबी भी हासिल की है। वजह यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो इससे हिंदुत्व के नाम पर विभाजन की राजनीति भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। निचली जातियों का कहना है कि पहचान एक ऐसी वास्तविकता है जिससे वे हर रोज जूझते हैं और सिर्फ विशेष अधिकार प्राप्त लोग ही जाति की अनदेखी कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि ओबीसी की गिनती से पता चलता है कि उनकी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसमें उच्च जातियां कितनी कम हैं जो धन और शिक्षा के सदियों के विशेष अधिकार के कारण राजनीति और नौकरशाही पर हावी हैं।
दरअसल 1872 में भारत में जनगणना अभियान शुरू करने वाले अंग्रेजों ने 1931 तक सभी जातियों की गिनती कर रहे थे। हालांकि ओबीसी की गिनती कभी नहीं हुई। साल 1941 में भी जाति के आधार पर गणना की गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं किए गए। इसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया। इसके बाद साल 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना में सिर्फ दलितों और आदिवासियों को गिना गया, जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति भी कहा जाता है। बाकी सभी की जाति को सामान्य रूप से चिन्हित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां भारत के लिए किए गए निवेश की सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2001 से अब तक संकटग्रस्त अफगानिस्तान में $3 बिलियन रुपए का निवेश किया है। इनमें भारत की मदद से बनी वहां की नई संसदीय इमारत के अलावा बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास से जुड़े 400 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। भारत के अफगानिस्तान में किए गए सबसे चर्चित निवेशों में वहां की संसद शामिल है। $90 मिलियन की लागत से 86 एकड़ में बनकर तैयार हुई इस इमारत का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2015 में किया था। उन्होंने इस इमारत को भारत और अफगानिस्तान को भावनात्मक तौर पर जोड़ने का प्रतीक बताया था। भारत की सीमा सड़क संगठन द्वारा अफगानिस्तान और ईरान की सीमा के पास $150 मिलियन की लागत से 218 किलोमीटर लंबा जरंज दिलाराम हाईवे बनाया गया है। इस हाईवे के बनने से भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए एक अतिरिक्त रास्ता मिला था। भारत के अफगानिस्तान में किए गए सबसे महंगे निवेशों में से एक सलमा बांध है। करीब $275 मिलियन की लागत से हेरात प्रांत में बने इस बांध का उद्घाटन 2016 में किया गया था। भारत ने अफगानिस्तान में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में भी मदद की है। इसमें बगलान से उत्तरी काबुल की तरफ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन स्थापित करना भी शामिल है। इतना ही नहीं, भारत ने पिछले साल जिनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़ोसी देश में 100 सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स के लिए $80 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था, जिसके तहत काबुल जिले में शहतूत बांध बनाया जाना था, जिससे वहां की 20 लाख आबादी को पीने का साफ पानी मिल पाता। भारत ने शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान को 400 बसें और 200 मिनी बसें भी तोहफे में दी हैं। इनमें नगर पालिका संचालन के 105 उपयोगिता वाहनों और अफगान सेना के लिए 285 सैन्य वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। भारत ने सैन्य हेलीकॉप्टर और अन्य विमान भी देश को दान दिए हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब भारत को इस निवेश को संक कॉस्ट यानी विफल लागत की तरह देखना चाहिए। ऐसा निवेश जिसे भूल जाना बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।